स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की बुक्स गोल्डन एज में एक सेक्शन है पोइट्री। पोइट्री के अंदर 4 पोइम दी गई है। पहली पोइम है रिस्क, दूसरी है माय गुड राइट हैंड, तीसरी है लॉर्ड्स और चौथी है एन इलेजी एंड द डेथ ऑफ ए बैड डॉग। अब इनमें से बोर्ड परीक्षा के अंदर एक्सप्लेनेशन का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो 4 अंक का, और दूसरा क्वेश्चन आंसर। उन्हीं 4 पोइमों में से क्वेश्चन आंसर 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 3 में से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, और जो प्रत्येक 2.5 अंक के होते हैं तो 2% 5 अंक होगी, और तो टोटल पोइम कितने अंक की होगी? 9 अंकों की। 9 अंकों की पोइम होती है। 4 पोइम है वो 9 अंकों की होती है, और उनमें से आपको अगर आप दी गई टेबल को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपके एक्सप्लेनेशन के 4 अंक और क्वेश्चन आंसर के 5 अंक मिस 9 में से 9 अंक आ जाएंगे। तो अपन अब इसको सबसे पहले समझते हैं कि नेम ऑफ पॉइंट और मेन थीम का अर्थ होता है मुख्य विषय वस्तु। तो पहली पोइम में रिस्क का अर्थ होता है जोखिम। इस पोइम के अंदर आपको बताया गया प्रत्येक व्यक्ति को अपने हर कदम पर जोखिम है, इसलिए लेकिन बिना जोखिम के हम न तो जीवन जी सकते हैं, न प्रोग्रेस कर सकते हैं, न उन्नति कर सकते हैं, न कुछ जीवन में पा सकते हैं। अब इसके कवि का नाम है जेनेट लेन। अब आपको सबसे ज्यादा दुविधा आती है तो आप एक तो स्टेंजा को पहचान नहीं पाते हैं, दूसरी दुविधा स्टेंजा पहचानने के बाद में आपको कवि का नाम और कविता का नाम, पोइम का नाम आपके समझ में नहीं आता। इसलिए अपन को देखें रिस्क का अर्थ होता है जोखिम में जाने की और एंड होने की, जाने का और एंड होने का दोनों का एक ही अर्थ है। इसलिए आपको क्या करना है? एंड से पहले हाथ लगाना है, जाने के बाद में 3 लगाना। तो रिस्क का पॉइंट का नाम क्या हो गया? जेनेट लेन। अब अपन को मेन थीम का एक्सप्लेनेशन में जो कॉन्टेक्स्ट सेक्शन है उसमें आपको क्या लिखना है ये आपके समझ में नहीं आता। इसलिए आप टू टेक रिस्क जोखिम लेने के लो इफ यू वांट टू अचीव समथिंग। इफ का अर्थ होता है अगर, यू या तुम, वांट या चाहते हो, अचीव या प्राप्त करना, समथिंग या कुछ। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो जोखिम लो। एक तो ये कॉन्टेक्स्ट है मुख्य विषय वस्तु, और दूसरे मुख्य विषय वस्तु है कि एवरीबॉडी मस्ट टेक रिस्क इन हिज लाइफ टाइम। एवरीबॉडी का अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में जोखिम लेनी चाहिए। तो इजी सेंटेंस है, और इजी सेंटेंस को आप लिखकर अच्छी तरह से याद कर सकते हो। टू टेक रिस्क इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, और दूसरी है एवरीबॉडी मस्ट टेक रिस्क इन हिज लाइफ टाइम। अपने लाइफ टाइम में, अपनी जिंदगी में ये जो रिस्क है वो लेनी चाहिए। अब दूसरी पॉइंट है माय गुड राइट हैंड। इसमें कवि एक दुख के दिनों में गिर जाता है, और दुख के दिनों में पड़ने के कारण वो अपने साथियों और रिश्तेदारों से सहायता की मांग करता है, लेकिन कोई भी साथी या कोई भी जो मित्र या रिश्तेदार है वो उसकी सहायता नहीं करते हैं, और अंत में वो अपने स्वयं के बाहुबल या भुजाओं के बल पर कठिन मेहनत करके और भगवान पर विश्वास करके अपनी उन्नति करता है। तब इसका पॉइंट है, जैसे इसमें आपको पोइट का नाम याद करने में कठिनाई हो रही है तो आप देखो, पहला अक्षर है गुड में कितने अक्षर है? 4, राइट में 5 और हैंड में 4 अक्षर है। तो आपको सबसे पहले लिखना है 4 4, और इसमें लिखना है 4 MAKCK, राइट। तो आपको ES और MECKE MACKEY। लास्ट में मैम, पहले M, Y लास्ट में लगा। जैसे 4 अक्षर है, 4 5 4, तो यहाँ 4 लिखो। अब माई में पहला अक्षर M है तो M लिखो, अंतिम अक्षर Y है तो Y, बीच में ACKE लगा दो। तो चार्ल्स मैके, ये पोइट का नाम याद करने का तरीका है। अब इसका मेन थीम यानी मुख्य विषय वस्तु क्या है कि नन इज ट्रस्टवर्दी अर्थ होता है विश्वसनीय। नन इज ट्रस्टवर्दी इन द वर्ल्ड का अर्थ होता है संसार में, एक्सेप्ट शिवाय। नन इज ट्रस्टवर्दी इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट हार्ड वर्क एंड गॉड। यानी इस संसार में कठिन मेहनत और भगवान के अलावा किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, या किसी पर विश्वास करना बेकार है। नन इज ट्रस्टवर्दी इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट हार्ड वर्क एंड गॉड। तो अंत में उस
क्लर्क ने भगवान पर विश्वास करके कठिन मेहनत की और कठिन मेहनत करने के बाद अपनी स्थिति को सुधारा। तीसरे पॉइंट में द लॉर्ड्स, लॉर्ड्स का अर्थ होता कमल। कमल के पोइट का नाम है तोरदत्त। तो अब इस पोइट के नाम को अपन कैसे याद करें, जैसे LOTUS, तो TOU और बीच में लगा दो R, TOU और बीच में R, तोरु दत्त। अब इस कविता की मेन थीम है कि द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड्स, विक्ट्री का अर्थ होता है विजय, विक्ट्री का अर्थ होता है विजय। द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड्स ओवर द लिली एंड द रोज, यानी लिली का अर्थ होता है कुमुदनी का फूल और रोज का अर्थ होता है गुलाब। हैज बीन डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड का अर्थ होता है वर्णित किया गया है, वर्णित किया गया है। यानी इस कविता के अंदर, यानी जो लॉर्ड्स कमल का फूल है, इसके अंदर लिली और रोज के ऊपर कमल के फूल की जो विजय प्राप्त की गई है, उस विजय के बारे में इस पोएम में वर्णन किया गया। चौथे पॉइंट है एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। इलेजी का मतलब होता है शोक गीत, किसी की मृत्यु पर जो गीत गाया जाता है उसे इलेजी कहते हैं, और एक पागल कुत्ते की मौत पर जो शोक गीत है। और इसका पॉइंट है ओलिवर गोल्डस्मिथ, ओलिवर गोल्डस्मिथ। अब इस कविता का मेन थीम है कि द मेन प्रोज फैटल, मेन प्रोज फैटल, फैटल का अर्थ होता है घातक, प्रोज का अर्थ होता है सिद्ध करना, प्रोज का अर्थ होता है सिद्ध करना। तो एक आदमी प्रोज फैटल टू द इनोसेंट एनिमल्स, इनोसेंट का अर्थ होता है निर्दोष, निर्दोष, एनिमल्स का अर्थ होता है जानवर। तो एक आदमी निर्दोष जानवरों को घातक सिद्ध करता है, या एक आदमी पर निर्दोष जानवर है वो घातक सिद्ध होते हैं। यानी इसमें एक आदमी को पागल कुत्ता काट लेता है तो लोग सोचते हैं कि पागल कुत्ता है, उस कुत्ते की मौत होगी, लेकिन कुत्ते के काटने से उस आदमी की मौत होगी, लेकिन आदमी की मौत न होकर आदमी इतना जहरीला है कि उस कुत्ते की मौत होगी। तो उसका दूसरी विषय वस्तु यह भी हो सकती है कि ए मैन इज मोर पॉइजनस देन ए मैड डॉग। पॉइजनस का अर्थ होता है जहरीला, ए मैन इज मोर पॉइजनस देन ए मैड डॉग, यानी एक आदमी पागल कुत्ते से ज्यादा जहरीला होता है। तो आप इस मेन थीम को अच्छी तरह से याद करने से आपके जो एक्सप्लेनेशन की 4 अंक है वो आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो। अब आपको एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन में जो आपको स्टेंजा दिया गया है उसकी आपको एक्सप्लेन करनी है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो आपको करना है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ लिखना है स्टेंजा। स्टेंजा का अर्थ होता है पद्यांश। तो उसके जो स्टेंजा पेपर में दिया गया है उसके पहले 2 शब्द आपको लिखना है, फिर डॉट 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 लगाकर लास्ट 2 वर्ड लिखना, फिर इन्वर्टेड कॉमा में उस स्टेंजे को बंद करना। फिर आप रेफरेंस, स्पेलिंग बिल्कुल आपको सही लिखनी है। रेफरेंस का अर्थ होता है संदर्भ, और कॉन्टेक्स्ट का अर्थ होता है प्रसंग, एक्सप्लेनेशन का अर्थ होता है व्याख्या, क्रिटिकल कमेंट का अर्थ होता है आलोचनात्मक टिप्पणी, आलोचनात्मक टिप्पणी। अब आपको व्याख्या का एक बड़ा सुंदर सा एक ढांचा आपको मैं बता रहा हूं, उसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। चाहे किसी भी पोएम का, चाहे लॉर्ड्स का है, चाहे माय गुड राइट हैंड का है, चाहे रिस्क का है, चाहे एन एलेजी एंड द डेथ ऑफ ए मैड डॉग है, किसी भी पोएम की अगर व्याख्या का जो स्टेंजा आपको पूछा गया, सभी में ये एक ही तरीका अपनाना है। केवल आपको ये सेंटेंस याद करनी है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, या आपको कविता का नाम लिखना है। स्टेंजे में जिस कविता का आपको पता लग जाए उस कविता का नाम लिखना है, कंपोज्ड बाय, या लिखना है कवि का नाम, कि ये पंक्तियां इस कवि की रचित कविता से ली गई है। फिर कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग आपको क्या लिखना है कि इन दिस पोएम, इन दिस पोएम, या वापस कविता का नाम लिखना है। द पोइट, या कवि का नाम लिखना है। वांट्स टू टेल अस, हमें बताना चाहता है। अबाउट, यहाँ मुख्य विषय वस्तु जो आपको मेन थीम बताई थी वो मेन थीम आपको यहाँ लिखनी है। इन दिस पोएम द पोइट वांट्स टू टेल अस अबाउट, या मेन थीम, जिस पोएम में से जो व्याख्या पूछी गई है वो मेन थीम लिखी। फिर आपको लिखना है एक्सप्लेनेशन। इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं वो स्पेलिंग में गलती करते हैं। जैसे एग्जाम में लिखा हुआ है एक्सप्लेन,
एग्जाम में लिखा हुआ है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेंजा, जो क्वेश्चन आता है उसमें, लेकिन आपको लिखना है एक्सप्लेनेशन। अब इन दोनों में देखो क्या करते हैं। एक्सप्लेन में ये आई हटाना है, फिर NATI1 एक्सप्लेनेशन, इसका सही मीनिंग है एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। तो अब इसमें क्या लिखना है, दिस स्टेंजा इज ए गुड एग्जांपल ऑफ पोएट्स सिंपलिसिटी ऑफ वर्ड्स एंड डिक्शन। यानी ये स्टेंजा, ये प्रश्न है वो एक कवि की काव्य और शब्दों की सादगी का एक अच्छा उदाहरण। गुड एग्जांपल, अच्छा उदाहरण ऑफ पोएट्स, कवि की, सिंपलिसिटी, सादगी, और वर्ड्स एंड डिक्शन, डिक्शन का अर्थ होता है काव्य, काव्य और शब्दों की सादगी का कवि का जो अच्छा उदाहरण। द पोएट हैज ट्राइड, कवि कोशिश कर चुका है, हिज बेस्ट टू ग्लोरीफाई, या मुख्य उस, यानी उस पर झलक डालना, ग्लोरीफाई, उसे स्पष्ट करना, उस स्टेंजे की अच्छी कोशिश की है। द पोएट इज एबल टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का अर्थ होता है उत्पादन करना या पैदा करना, उसे प्रोड्यूस ए ग्रेट इफेक्ट ऑन आवर माइंड, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ग्रेट का अर्थ होता है महान, ऑफ आवर माइंड एंड हार्ट, हमारे मस्तिष्क और हमारे हृदय पर एक अच्छा प्रभाव पैदा करने की योग्य करता है या पैदा करने की कोशिश करता है। द पोएम इज ए गुड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का अर्थ होता है अभिव्यक्ति, ये कविता एक अच्छी अभिव्यक्ति है ऑफ पोएट्स माइंड एंड हार्ट, यानी कवि के दिमाग और कवि के मन की या दिल की एक अच्छी अभिव्यक्ति है। तो ये इजी सेंटेंस है, आपको इनको अच्छी तरह से लिखकर याद करना है। एग्जाम में आपको एक्सप्लेनेशन में इसको हूबहू लिखना है, कोई चेंज नहीं करना। अब ये चौथा पॉइंट है जो आपको क्रिटिकल कमेंट, चौथा पॉइंट आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाने का सबसे अच्छा पॉइंट है क्रिटिकल कमेंट, आलोचनात्मक टिप्पणी। तो पहला पॉइंट है द पोएट हैज यूज्ड सिंपल वर्ड्स इन द पोएम, यानी कवि इस कविता में साधारण शब्दों का प्रयोग कर चुका है। द पोएट हैज यूज्ड सिंपल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यानी कवि साधारण और सुंदर भाषा का प्रयोग इस कविता में कर चुका है। द पोएम, ये कविता, गिव्स ए साउंड एंड डीप मैसेज, डीप का अर्थ होता है गहरा, ये कविता हमें एक प्रतिध्वनि या गूंज और एक गहरा संदेश प्रदान करती है। गिव्स का अर्थ होता है देती है या प्रदान करती है। द पोएट हैज यूज्ड गुड स्टाइल इन द पोएम, यानी कवि ने इस कविता में एक अच्छी स्टाइल, प्रतिक्रिया हमें प्रदर्शित करके बताई है। तो इस व्याख्या को आप अच्छी तरह से, आलोचनात्मक टिप्पणी में आपको कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 पॉइंट लिखना जरूरी है, और ये आपको 4 अंकों की व्याख्या आएगी जिनमें आपको 4 पॉइंट है और एक अंक के ये पॉइंट है। और अच्छी तरह से आपको जो टेबल अपन ने कवि का नाम, कविता का नाम और विषय वस्तु मेन थीम सीखी है, उनको आप अच्छी तरह से याद करके एक्सप्लेनेशन का ये क्वेश्चन तैयार